अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं करण नाज। अमेरिका को ना कहना इतना आसान नहीं था। अमेरिका जैसी सुपर पावर को इनकार करने के आफ्टर शॉक्स तो आने ही थे और ये कब तक जारी रहेंगे कुछ नहीं कहा जा सकता। इमरान खान के अमेरिका को ना कहते ही सबसे पहले फैक्टफ ने 26 निकात पर अमल करने के बावजूद पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट से नहीं निकाला, बल्कि चंद मजीद शराइत का पुलिंदा पकड़ा दिया है। फिर पाकिस्तान को दूसरा झटका लाहौर में धमाका करके दिया गया, जिसमें बैरूनी हाथ मुलव्वस है। और अब इमरान खान के करीबी साथी और साबिक माविन खुसूसी ओवरसीज पाकिस्तानी जुल्फी बुखारी का नाम लेकर एक बार फिर इजरायली मीडिया ने मुहिम शुरू कर दी है कि वो इमरान खान का पैगाम लेकर इजराइल गए थे। ये सब अमेरिका को ना कहने के सिर्फ एक हफ्ते के अंदर अंदर हुआ है नाज़रीन। सियासी मुबस्सिरीन तो कहते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान पर दबाव मजीद बढ़ेगा। जुलाई और अगस्त पाकिस्तान पर बहुत भारी रहेगा। इमरान खान ने जिस जुर्रत का मुजाहरा किया है उसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती, लेकिन उसका खुमियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। अब एक नुक्ता नज़र ये भी है कि इजरायली अखबार इस तरह की खबरें फैलाकर इमरान खान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है और यकीनन इजराइल अमेरिका की इजाज़त के बगैर तो कुछ नहीं करता। इजरायली अखबार की रिपोर्ट में कहा गया है कि जुल्फी बुखारी ने इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद के सरबराह यूसुफ कोहान से मुलाकात के लिए इसराइल का दौरा किया है। न्यूज़ रिपोर्ट में इस्लामाबाद के ज़राए का हवाला दिया गया और उसे इजरायली मिलिट्री सेंसर की इजाज़त के बगैर शाये किया गया है। जुल्फी बुखारी ने नाज़रीन इन दावों को मुस्तरद करते हुए कहा है कि मजाक की बात यह है कि पाकिस्तानी अखबार इजरायली न्यूज़ ज़राए की बुनियाद पर कह रहा है कि मैं इजराइल गया, जबकि इजरायली अखबार पाकिस्तानी ज़राए की बुनियाद पर कह रहा है कि मैंने इजराइल का दौरा किया। अब ताज्जुब की बात यह है कि ख़याली पाकिस्तानी ज़रिया है कौन। ये दूसरा मौका है नाज़रीन जब जुल्फी बुखारी के हवाले से इजराइल के दौरे की खबरें फैलाई जा रही हैं या आ रही हैं। इससे कबल गुज़िश्ता साल दिसंबर में उन्होंने इसी तरह की रिपोर्ट्स मुस्तरद की थी और दावा किया था कि नवंबर में मुबैना दौरे के वक्त वो डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी के साथ थे। प्रोग्राम में आगे बढ़ रही हूँ और अब बात यूँ लाहौर के जौहर टाउन धमाके के हवाले से, जिसके नाज़रीन मज़ीद सनसनीखेज़ इंकशाफात सामने आ रहे हैं। अब ज़राए ऐसा बता रहे हैं कि इस बार दुश्मन ने अफगानिस्तान के बजाय एक खलीजी रियासत का रास्ता इख्तियार किया है और इस गल्फ स्टेट में रहने वाले 2 पाकिस्तानी ख़ानदान इस धमाके में मुलव्वस हैं, जो डायरेक्ट मुंबई से राब्ते में थे, लिंक में हैं। मुंबई से उनके रवाबित और अकाउंट्स भी ट्रेस कर लिए गए हैं। ये दोनों फैमिलीज इस धमाके की सहूलतकार हैं। वज़ीर आला पंजाब ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें कहा है कि धमाके में मुलव्वस 10 अफराद गिरफ्तार किए जा चुके हैं। सिर्फ 16 घंटों के अंदर पूरे नेटवर्क को ट्रेस किया गया है। 4 दिन में दहशतगर्द गिरफ्तार हो गए हैं। जौहर टाउन में गाड़ी पार्क करने वाला ईद गुल भी, जिसे पुलिस ने पिंडी से गिरफ्तार किया था, अब लाहौर मुंतकिल कर दिया गया है। मोहसिन बिलाल मेरे साथ मौजूद हैं, उनकी जानिब लेकर चलती हूँ और उनसे बात करती हूँ। मोहसिन बिलाल, ये बताइए, ये दोनों ख़ानदान कब से इस गल्फ स्टेट में मुकीम हैं और इनके मुंबई में राबतों का इल्म कैसे हुआ है? जी बिल्कुल, आज वज़ीर आला पंजाब ने वज़ीर कानून राजा बिशारत, IG पंजाब इनाम गनी और डॉक्टर फरदौस आशिक अवान के हमरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और काफ़ी ज़्यादा डिटेल के साथ उन्होंने बात की थी और नेटवर्क के बारे में बताया था। और वज़ीर आला पंजाब की जानिब से ही मीडिया को ये ब्रीफ़ किया गया था और बताया गया था कि जो मुल्क दुश्मन एजेंसियां हैं वो काम कर रही हैं और उनके मुलव्विस होने के भी शवाहिद मिले हैं। तो जब दोबारा हमने अपने ज़राए से इस बात की तस्दीक करना चाहिए तो उन्होंने एक नई चीज़ हमें बताई और वो ये चीज़ थी कि पहले पाकिस्तान में जब भी कोई दहशतगर्दी की कार्रवाई होती थी तो अफ़गान सरहद से जो है वो मुल्क दुश्मन अनासर और एजेंसियाँ हैं वो रास्ता इख्तियार करती थी और सहूलतकार उन्हें यहाँ से मिल जाते थे। लेकिन जो जौहर टाउन लाहौर में कार धमाका हुआ है उसमें पहली दफ़ा एक नई चीज़ सामने आई है और शवाहद भी मिले हैं कि एक खलीजी रियासत है उसकी सरजमीन इस्तेमाल की गई है और जो इस कार बम धमाके के सहूलतकार हैं उनमें से 2 ख़ानदानों का ताल्लुक पाकिस्तान से है और वो काफ़ी अरसे से उस गल्फ स्टेट में मुकीम थे। बहुत बहुत शुक्रिया, आप साथ मौजूद थे। मुझे फिरदौस आशिक अवान साहिबा मुआविन खुसूसी बराए पंजाब ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की अभी थोड़ी देर पहले आपने। ये बताइएगा मैडम, इस नेटवर्क को किन किन ममालिक से सपोर्ट मिल रही थी, कब से पंजाब में एक्टिव था ये, और क्या धमाके से पहले भी इन अनासर पर शक था?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किरण, जैसा कि आप जानती हैं कि आज वज़ीर आला पंजाब ने अपनी टीम के हमरा तफसील से इस वाक़े के ताने बाने और इसके साथ जुड़े किरदार जो थे उनको डिस्कस किया। जहाँ तक आपका इस नेटवर्क को जानने का और एक्सपोज़ करने का ताल्लुक़ है, तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो दुबई के अंदर हमारे कुछ पाकिस्तानी फैमिलीज़ जो थी, 2 फैमिलीज़ जो हैं वो इंडिया के हाथों इस्तेमाल हुए अपने मुल्क को डिस्टेबलाइज़ करने के लिए, अपने मुल्क का अमन तबाह करने के लिए और अपने मुल्क के मफाद के ख़िलाफ़ एक इंटेलिजेंस एजेंसी हमारे मुखालिफ मुल्क की राह के हाथों वो खिलौना बने और एक ऐसे वक्त में खिलौना बने जब पाकिस्तान जो है वो ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए फैटफ के उस इजलास में तगदो कर रहा था और फैटफ के उन शराइत की वजह से जो पूरी कौम को और मुल्क को जो मसाइल थे उनसे नबर्द आज़मा होने के लिए हम पुरुम्मीद थे कि वो तमाम जो सेट फॉर्मेट TORs और SOPs और हमारे साथ की गई जो रिकमेंडेशंस थी फैटफ की, हमने उसको पूरा कर दिया था। तो हमें उम्मीद थी कि हम इस इजलास के अंदर जो है वो फैटफ से ग्रे लिस्ट से हम बाहर निकल जाएंगे। लेकिन हमारा नादान एक ऐसा मुखालिफ मुल्क जो है जिसने हमेशा पाकिस्तान के वजूद को आज तक तस्लीम नहीं किया और वो कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देता, उसने अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी राह के ज़रिए एक ऐसा दहशतगर्द अमल जो है उसको प्लान किया। इस कार्रवाई के साथ कुछ सहूलतकार जोड़े, कुछ फिनांसर बने और कुछ ने जिस तरह से पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार बनाने के लिए खिलौना बन के उनके हाथों में खेले, वो तमाम किरदार जो है वो बेनकाब हो चुके हैं। वो पाकिस्तान के अंदर जो गठजोड़ था, जो उनके सहूलतकार थे, वो सब के सब गिरफ्तार हो चुके हैं और दुबई में मौजूद जो हैं वो सहूलतकार और किरदार जिनका इनके साथ ताना बाना जुड़ा और उन अफराद की गिरफ्तारी के बाद उनकी गिरफ्तारी जो है वो भी यकीनी बनाई जा रही है और अल्टीमेटली कोई भी इस इंसान दुश्मन कार्रवाई के अंदर मुलव्वस फर्द जो है वो बच नहीं पाएगा। और जिन्होंने दुबई का तस्करा किया को टारगेट किया, जिन्होंने आपने दुबई का तस्करा किया, ये 2 फैमिलीज वहाँ पर, तो वहाँ कोई बात हुई है हुकूमत से, क्या उनको गिरफ्तार किया जाएगा और वो लोग पाकिस्तानी हैं? वो पाकिस्तानी है और हिंदुस्तान के एक बम्बई में बैठे शख्स के साथ जो राह का एजेंट और फिनांसर है उसके साथ उनके ताने बाने मिलते हैं और वो कांटेक्ट एस्टेब्लिश हो चुके हैं और मुतलका हमारे जो इदारे हैं वो इस हवाले से अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये मालूम हो सका कि बेसिकली टारगेट था क्या? कोई शख्स टारगेट था, कोई इदारा टारगेट था, या फिर हफ्ते को फैटफ का इजलास होना था, उस हवाले से कोई खौफ फैलाना था? टारगेट क्या था? टारगेट एक दफ़ा फिर दुनिया को पाकिस्तान के दहशतगर्दी के साथ जुड़ी कार्रवाइयों से बावर करवाना था। एक दफ़ा फिर जो पाकिस्तान का पुरअमन चेहरा था, जो एक पाकिस्तान की 80,000 से ज़ायद इंसानी जानों ने कुर्बानियाँ दे के इस पाकिस्तान को अमन का गवारा बनाया था, उसको तबाह करना था और दुनिया के सामने पाकिस्तान को एक दहशतगर्द मुल्क के तौर पे मुतारफ़ करवाना था। और फैटफ के साथ जुड़ा जो आपको भी पता है कि जिन इश्यूज़ पे बैनुल-अक़वामी कम्युनिटी को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनको ये याद दिलाना था कि वहाँ भी दहशतगर्द कार्रवाइयाँ ख़त्म नहीं हुई हैं। एग्जैक्टली पाकिस्तान से ज़्यादा परेशानी पड़ोस मुल्क में थी। वो पूरी ट्रांसमिशन लेके बैठे हुए थे कि पाकिस्तान कौन सी लिस्ट में जा रहा है। अब ये बताइए मुझे कि आज वज़ीर आला साहब कह रहे थे कि थ्रेट तो जारी होते रहते हैं, लेकिन इस वाक़े से मुतालिक थ्रेट नहीं था, जबकि आपके वज़रा मुसलसल कह रहे थे कि बड़ा ये सिक्योरिटी थ्रेट था। तर्जुमान तो ये भी कह रहे थे कि असेंबली भी जद में आ सकती है। मैडम देखिए, जो हमारा लॉ इन्फोर्समेंट ऑपरेटर्स है, जो हमारी
इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं और नेशनल सिक्योरिटी के साथ जुड़ा हमारा पूरे का पूरा स्ट्रक्चर है, वो कमिटेड है कि किसी भी ऐसी जगह पे जो हमारा नेशनल एसेट है, वो पंजाब असेंबली हो या कोई भी ऐसा ऑफिस या अदारा हो, तो उसकी हिफाजत को यकीनी बनाना हमारी ज़िम्मेदारी है। और हुकूमत पंजाब अपनी ज़िम्मेदारियों से आगाह है और वज़ीर आला पंजाब की क़यादत में इंशाअल्लाह पंजाब को हम अमन का गवारा बना के इन दहशतगर्दों को उनके अज़ाइम को नाकाम बनाएंगे। डॉक्टर साहब, ये जो मास्टरमाइंड कहा जा रहा था, मिल के जंग लड़ी है, उसी जज्बे को आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल ठीक। ये जो मास्टरमाइंड बताया जा रहा था पॉल डेविड को, अब पंजाब हुकूमत की जानिब से हतमी तौर पर कहा जा सकता है कि डेविड ने ये सारा प्लान बनाया या उसके पीछे है कोई और? देखिए, ये तो नाम आपकी तरफ से जो आ रहे हैं, मैं इन पे अभी मैं कोई कंफर्मेशन नहीं कर सकूंगी। नहीं डॉक्टर साहब, आपके लोग ही आकर के बता के गए। कहूँगी कि 10 लोग जो हैं वो गिरफ्तार हुए हैं और उसके अंदर वो 10 गिरफ्तारियां जो हैं वो अल्टीमेटली इसी नेटवर्क के साथ जुड़े वो तमाम किरदार हैं और उन किरदारों को मंजर आम पे जल्द हम लेके भी आएंगे और एक मीडिया ब्रीफिंग में वो तमाम जो चेहरे हैं वो आपके सामने बेनकाब करेंगे। अच्छा, अब डॉक्टर साहब, इन 10 गिरफ्तारियों से ही फिर आप उस लिंक तक पहुंचे ना जो दुबई में मौजूद, तो ये तो बता सकती हैं अभी जो ईद गुल जो ड्राइवर था जो जिसने गाड़ी यहाँ पर पार्क की, या ये पॉल डेविड, इनमें से कौन मास्टरमाइंड था, ये तो आप बता सकती हैं गालिबन? ये जिस पॉल का नाम ले रही हैं वो पॉल नहीं है, वो उसका नाम आप ठीक नहीं ले रही हैं, लेकिन है वो कराची से और है वो माइनॉरिटी से, बदकिस्मती से, और उसने जो है वो ईद गुल जो था उसको सहूलतकार के तौर पे यूज़ किया, लेकिन फिनांसर और माइंडसेट जो था जिसका यूज़ हुआ और जो इस पूरी कार्रवाई के साथ जिसने पाकिस्तान में इस कार्रवाई को प्लांट किया, वो वही शख्स है जिसकी आप निशानदेही कर रही हैं। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बड़ा इम्पॉर्टेंट बड़ा बेसिक क्वेश्चन ये था कि बताया गया कि गाड़ी बाबू साबू चेक पॉइंट से निकली, वहाँ पर पहले उसकी चेकिंग हुई और उसके बाद फिर वो आगे निकली। सवाल ये बनता है कि कैसे बारूदी मवाद लेकर, इतना बारूदी मवाद लेकर वो गाड़ी वहाँ से निकल गई और फिर पॉइंट पर पहुँची और फिर ब्लास्ट हो गया, तो क्या मेटल डिटेक्टर्स नहीं थे टीम के पास जिन्होंने गाड़ी को चेक किया? आपको पता है कि हज़ारों गाड़ियाँ जो हैं वो रोज़ इस तरह की चेक पोस्टें क्रॉस करती हैं। ह्यूमन एरर है, बहुत बड़ा ब्लंडर है, उसकी भी तहकीकात हो रही हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी ही इस किस्म के ह्यूमन एरर्स को रिप्लेस कर सकती है और वही एक वे फॉरवर्ड है आइंदा के लिए ऐसे वाक़यात का तदारक करने में। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया फरदान साहिबा, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थी। नाज़रीन, अगले सेगमेंट की जाने बढ़ रही हूँ। कराची के मलीर एक्सप्रेसवे में भी रावलपिंडी रिंग रोड जैसी करप्शन का मामला सामने आ गया है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने सिंध हुकूमत को लिखे गए ख़त में कहा है कि मलीर एक्सप्रेसवे का रूट बदलकर कुछ अफराद और हाउसिंग स्कीम्स को 100 अरब का फ़ायदा पहुँचाया गया है। असल मंसूबे का रूट 15 किलोमीटर से बढ़ाकर 39 किलोमीटर कर दिया गया, जिससे मंसूबे की लागत में 10 से 15 अरब रुपए का इजाफा हो गया है। इस पर मज़ीद बात करने के लिए संजय साधवानी मेरे साथ मौजूद हैं। संजय साधवानी, ज़रा ये बताइएगा इस ख़त के बारे में और क्या ये गड़बड़ घोटाला हुआ है? जी बिल्कुल, मलीर एक्सप्रेसवे एक इंतहाई अहम मंसूबा था कराची वालों के लिए, लेकिन उस मंसूबे में भी करप्शन के असरात सामने आए हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने कुछ जो है बातें उठाई हैं जो सिंध हुकूमत के ख़िलाफ़ हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने अपने ख़त में निशानदेही की है कि जो मंसूबा पहले 15 किलोमीटर था, जब मंसूबे का ठेका दिया गया उसके बाद ये मंसूबा बढ़ाकर 39 किलोमीटर कर दिया गया, जिससे मंसूबे की लागत में 15 अरब रुपए से ज़ायद का इजाफा होगा। इसके साथ साथ ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने यह भी निशानदेही की है कि सिंध हुकूमत ने मखसूस जो बिल्डर्स हैं, मखसूस जो हाउसिंग सोसाइटियां हैं, उन्हें फ़ायदा उन्हें को पहुंचेगा और तकरीबन 100 अरब रुपए का उनको फ़ायदा पहुंचेगा। तो ये पैसे जो हैं वो आवाम की जेब से ही निकलेंगे। इसके अलावा इसमें यह भी निशानदेही की गई है कि जो ज़मीन थी सिंध हुकूमत को मुफ्त में ज़मीन दस्तयाब थी, वो ज़मीन छोड़कर
पैसे देकर नई ज़मीन खरीदी गई। तो ये एक बड़ा ब्लेंडर है। मलीर जो नदी है उसके राइट वे हैंड जो ज़मीन है उसके बराबर में दस्तयाब थी, वो ज़मीन सिंध हुकूमत के पास मुफ्त में मिलती, क्योंकि उस ज़मीन पर ना ही किसी का कब्ज़ा था, ना ही वहाँ पर कोई रायशी आबाद था, ना ही किसी के घर गिराने जाते, नहीं ये अवाम की जेबों से पैसा जाना है। संजय साधवानी, मुझे आप ये बताइए कि इस खत के बाद सिंध हुकूमत में कुछ हिलजुल नजर आई, वहाँ पर कुछ करने की या तहकीकात करने की कोशिश की जा रही है, या फिर जो है जैसा है कि बुनियाद पर जाने दो, खत तो आते जाते रहते हैं, चल रहे हैं? देखिए, मलीर जो है रावलपिंडी लिंक रोड का जो चर्चा था वो पीपल्स पार्टी की क़यादत ने उठाया कि करप्शन हुई, ये हुआ वो हुआ, वही निशानदेही इसी सेम तंजीम ने की थी। अब मलीर एक्सप्रेस वे की भी इसी तंजीम ने निशानदेही की है कि यहाँ पर ये गड़बड़ घोटाला हो रहा है और अरबों रुपए का नुकसान हुकूमत को होगा। हुकूमत यानी आवाम के टैक्स के पैसे ज़ाया होंगे और जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनको अरबों रुपए का फ़ायदा होगा। सिंध हुकूमत के पास मुफ्त में ज़मीन जो मौजूद थी वो नहीं ली गई, जबकि पैसे देकर लोगों से ज़मीन खरीदी गई। जब ये मंसूबा मंजूर हुआ, बिलावल ने ये खिताब करते हुए कहा था कि कराची वालों की किस्मत बदलेगी। वज़ीर आला ने ये कहा कि ट्रैफिक का मसला हल होगा, लेकिन ये तमाम मसले हल हों अपनी जगह, लेकिन करप्शन जो है वो साथ जारी रहेगी। ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का खत कह रहा है कि सिंध हुकूमत ने इस मंसूबे के जो गड़बड़ घोटाला किया है इससे कौमी खजाने को अरबों रुपए का नुकसान होगा। संजय, इस पे कहते हैं लो आप अपने दाम में सयाद आ गया, यानी यही वो मसला रावलपिंडी रिंग रोड का कि जब सिंध हुकूमत ने, जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उठाया तो वज़ीर आज़म साहब ने इस पर नोटिस भी लिया, पंजाब हुकूमत ने, वज़ीर आला ने एंटी करप्शन को इसकी तहकीकात के हवाले से भी ऑर्डर्स दे दिए, वहाँ पर तो ये एक्शन हो गया। लेकिन इधर सिंध हुकूमत जिन्होंने ये वाला इशू उठाया था, अब इनके अपने पास जब ये इशू आया है तो लेट्स सी कि सिंध हुकूमत इसको किस तरह से कैटर करती है। मैंने कोशिश की है, मेरी टीम कोशिश कर रही है कि सिंध हुकूमत हमारे साथ यहाँ पर हमारे पास हो, इस पर जवाब दे सकें, बात कर सकते हैं। इनफैक्ट साहिबा भी हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थी, बट अब वो इस बात पर जवाब नहीं दे रहे हैं, पीपल्स पार्टी के लोग रब्ता नहीं कर रहे हैं। इंतज़ार करते हैं, देखते हैं कि इस खत का जवाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से क्या दिया जाता है और क्या किया जाता है। बहरहाल आगे बढ़ रही हूँ, जनाबे वाला टिकटॉक स्टार हैं हरीम शाह साहिबा, शादी कर लिया उन्होंने और उन्होंने बताया कि उन्होंने पीपल्स पार्टी के रुकन सिंध असेंबली से शादी की है, लेकिन वो अपने शौहर का नाम अभी ज़रा सीग़े राज में रखना चाहती हैं, इसलिए उन्होंने अभी अपने शौहर का नाम नहीं बताया है। शादी कब हुई है ये ज़रूर उन्होंने बताया है, ये 1 हफ़्ता पहले हुई है। समा के नुमाइंदे हैं रेहान, उन्होंने बात की है हरीम शाह से, ज़रा सुनिए कि वो अपनी शादी का अहवाल क्या बता रही हैं। अस्सलाम वालेकुम हरीम, कैसी हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। शादी आपको बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू सो मच, खैर मुबारक। निकाह करना कोई आर की, कोई शर्म की बात नहीं है, आपने पूछा तो मैंने इकरार कर लिया। हरीम शाह एक बहुत ही मुश्किल शख्सियत है तो जो आदमी इस मुश्किल शख्सियत से जिसने शादी की है वो भी कोई आसान आदमी तो नहीं होगा। जी वो पॉलिटिशियन है, पीपल पार्टी से उनका ताल्लुक है, पाकिस्तान के एक जानी मानी नाम है और एक वो भी मतलब एक फेमस पर्सनैलिटी है। नाम इंशाल्लाह बहुत जल्दी डिस्क्लोज करूँगी और अभी फिल वक्त नहीं, जब मैं टर्की से वापस आ जाऊँ। निकाह की जो तकरीब हुई है वो कहाँ पे हुई है, कौन से शहर में और उसमें कौन कौन शरीक? कराची में। उनके फ्रेंड्स वगैरह थे, मेरे साथ थे, काफ़ी लोग थे। उनकी और आपकी उम्र में कितना फ़र्क है? बहुत फ़र्क है। अच्छा। ये मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, एक्यूरेट नहीं पता, लेकिन काफ़ी बड़े। काफ़ी बड़े से मतलब कुछ 40-45 साल, 50 साल? ये तो मुझे एज का वो नहीं है, लेकिन बड़े हैं। 50-60 साल की बेटी को मैंने क्या करना था 60 साल बाद। हरीम शाह साथ ही प्रोग्राम में भी मौजूद हैं। हरीम शाह बहुत बहुत मुबारक हो सबसे पहले तो आपको, आपकी शादी की, अल्लाह ताला आपको बहुत सारी खुशियाँ दे। आप तो नहीं बता रही हैं अपने शौहर का नाम, लेकिन सुनने में आ रहा है कि सूबाई वजीर हैं वो। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह किरण मैं ज़रूर बताऊंगी, क्योंकि मैंने कोई जुर्म नहीं किया और ना ही कोई ऐसा वो किया कि मैं उसको मख्फी या कुशीदा रखूं। बट ये मेरी तरफ से कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, अगर मेरे तक होता तो मैं भी से डिस्क्लोज कर देती। लेकिन एक छोटा सा मसला है, वो मसला ये है कि वो ऑलरेडी एक्चुअली मैरिड हैं और उन्होंने अपनी वाइफ को कन्विंस करना है। तो जैसे ही उनकी वाइफ वो हो जाएंगी, एग्री हो जाएंगी, फिर हम इंशाल्लाह जरूर डिस्क्लोज करेंगे बहुत जल्दी। अच्छा, आप उनकी सेकंड वाइफ हैं या थर्ड फोर्थ हैं? मुझे 7 4 का तो नहीं पता, मुझे मैंने कहा एक ही वाइफ को बताया। अच्छा, वाइफ को बताएंगे। चलें, ये सूबाई वजीर हैं, जब ये कंफर्म कर रही हैं नाम ना बताएं, ठीक है, सीग़े राज में ही रखें, वो ऑब्वियसली आपकी और उनकी जो भी मजबूरियाँ हो। वजारत बता सकती हैं कौन सी है? मेरी तो कोई मजबूरी नहीं है किरण, और ना मैं जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने बता दी पूरी बात, मैं वही पूछ रही हूँ, वजारत बता सकती हैं कौन सी है उनके पास?
पोर्टफोलियो कौन सा है उनके पास? जरूर बता सकती हूँ कि जी अभी वो वजीर हैं और कराची में मुकीम हैं और कराची से ही उनका मतलब रहते हैं, ताल्लुक कराची से नहीं है लेकिन कराची में रहते हैं, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्द में दे दूंगी। अगर अभी छोटा सा भी क्लू या हिंट दिया तो सबको पता चल जाएगा। सही। अच्छा हरीम, आप ऐसे ही कह रही हैं ना कि वो अपने पहली वाइफ को पहले कन्विंस कर रहे हैं और उसके बाद डिस्क्लोज करेंगे शादी का, ऐसा ही है? जी जी बिल्कुल है। ठीक है, आपकी शादी वैसे माशाल्लाह हुई कहाँ पर है? कराची में जी। कराची में। बिलावल भी थे क्या शादी में? नहीं बिलावल नहीं। तो पीपल्स पार्टी से और मजीद लोग नहीं थे क्या? हमारे म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, उनके क्लोज फ्रेंड्स हैं और मतलब पार्टी के ही थे कुछ लोग जो उनके। कौन लोग थे? वुज़रा थे पार्टी के? जी उनके क्लोज फ्रेंड जो हैं, हमारे म्यूचुअल फ्रेंड जो हैं सब थे। हाँ। अच्छा माशाल्लाह निकाह तो हो गया है आपका पिछले हफ्ते, वलीमे की तकरीब रखी गई है या वो भी हो गया है? जी किरण, मैं 4 तारीख को टर्की जा रही हूँ और इंशाल्लाह टर्की से वापस आने के बाद फिर वलीमा होगा। तो वो वलीमा डिस्क्लोज होगा या वो भी इसी तरह से हो जाएगा जैसे निकाह हो गया? और जब तक उम्मीद है कि पहली वाइफ राजी हो जाएंगी? सबको बुलाऊंगी, अपने मीडिया के लोगों को बुलाऊंगी और फिर मैं वलीमा करूंगी। अच्छा टर्की वैसे आप अकेले जा रही हैं या हस्बैंड के साथ जा रही हैं? हम साथ जा रहे हैं। अच्छा आप साथ जा रही हैं अपने हस्बैंड के। तो हरीम वैसे बातचीत आप दोनों के दरमियान हुई भी कि ये कब तक डिस्क्लोज कर दिया जाएगा? गालिबन इलेक्शन से पहले तो कर ही दिया जाएगा। माइनर की अपनी मजबूरी बताई थी, उन्होंने कहा कि मैं किसी से डरता नहीं हूँ और ना मैंने ऐसा कुछ वो किया है और डरना भी नहीं चाहिए। उन्होंने भी कोई मुझसे दोस्ती या इश्क मशूका या ऐसी कोई बात, ऐसी कोई नाजेबा हरकत, ये ऐसा पहले से कोई वो नहीं था उनका। वो भी अपने इसमें बहुत क्लियर है और मैं भी बहुत क्लियर हूँ। हम दोनों ने एक बहुत अच्छा काम किया है और सोच समझ के किया, लेकिन एक माइनर सी मजबूरी है कि पहले उन्होंने अपनी वाइफ को बताना है और देन इंशाल्लाह हम। सही। अच्छा हरीम ये बताइएगा कि आप टिकटॉक स्टार हैं माशाल्लाह, आप मुख्तलिफ लोगों के साथ आपकी वीडियोस हम देखते रहे हैं अरसे दराज से, लेकिन अब ये जो आपकी शादी हुई है ये आपकी लव मैरिज हुई है? लव मैरिज नहीं, मैं अभी कुछ अर्से से इनको जानने लगी थी कराची में। सही। तो फिर शादी के लिए कैसे हाँ कर दी? क्या पेरेंट्स से रब्ता किया या आपसे रब्ता किया? नहीं, मेरे पेरेंट्स तो कभी भी नहीं मानते और वो कभी भी मेरा साथ इन चीजों में ना देते, बट उन्होंने मुझे ही कहा और मेरी यहाँ पे फ्रेंड है बहुत करीबी और मतलब उनसे मैंने बोला, उनसे मैंने पूछा कि ऐसा है तो कर लेना चाहिए। फिर मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा, बहुत सारी मेरी। अच्छा ये बड़ी बहुत अच्छी। ये अब हरीम अगर आप चाहें तो बता दीजिएगा, आपका निकाह किसने पढ़ाया? निकाह हमारा कोई कोर्ट मैरिज नहीं हुआ, हमारे बाकायदा मौलवी ने सुन्नत तरीके से मैंने निकाह की है, जिसमें मुझे पता था कि बगैर वली के या अरकान के वाजबात के मसनून तरीके से ही निकाह करूंगी और उनके बगैर ऐसे निकाह होता भी नहीं है। और जो भी वो थे मौलवी थे या जो भी मेरी तरफ से वली थे, उनकी तरफ से वली थे, ये जो हमारे म्यूचुअल फ्रेंड थे या जो गवाह थे, तो हमने एक मसनून तरीके को मद्देनजर रखते हुए निकाह किया। सही। अच्छा हरीम वैसे ये बड़ी मुख्तलिफ बात नहीं, क्योंकि आप जब भी नज़र आई माशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा आप नज़र आई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ नज़र आई। अब आपस में दोनों सियासी मुखालिफिन हैं, पीटीआई पीपल्स पार्टी, और यहाँ पर आपकी जो शादी हुई है वो पीपल्स पार्टी में हुई है। तो आपके जो पीटीआई के दोस्त हैं उन्होंने रब्ता किया आपसे और उन्होंने इस बात पर हैरानी का इजहार किया, या पता है सबको कि आपकी ऐसे शादी होने वाली है? पीपल्स पार्टी में मेरे बहुत करीबी दोस्त भी हैं, बहुत अच्छे दोस्त भी हैं जिनकी मैं बहुत रिस्पेक्ट भी करती हूँ, अभी भी दोस्त हैं और काफ़ी अच्छे मेरे उनके साथ ताल्लुकात हैं। लेकिन क्यों मेरे ख्याल में निकाह में कोई हैरानगी वाली बात ही नहीं है, कोई ऐसी बात ही नहीं है कि वो हैरान होंगे। यकीनन सबने आपको दुआएं दी होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर बहुत बहुत आपको आपकी शादी की। एमपीएस ने नाजरीन बड़ी कहीं कहीं हैरानी का भी इजहार किया है और कहीं कहीं सब लोगों ने अपने हाथ भी दिखाए, क्योंकि जो पिक्चर्स हरीम की तरफ से आई हैं सामने उसमें एक हाथ के साथ नज़र आया है उनका हाथ। बहरहाल जी एमपीएस का रिएक्शन आपको दिखाती हूँ हरीम की शादी के हवाले से, उन्होंने कैसे रिएक्ट किया है। आपकी जो घड़ी है वो मिल तो रही है लेकिन कुछ इसमें मुशाबत थोड़ी बहुत है, तो क्या चक्कर है? ये वाकई हरीम शाह से कोई निकाह वकाह हुआ है या क्या चक्कर क्या है? भाई जिसका हुआ है अल्लाह उसको मुबारक करे और हरीम शाह को सीधे रास्ते पे चलाए। दोनों कपल जो हैं वो अल्लाह करे खुश रहें।
बाकी मैं अपनी तरफ से यही कहूँगा, मेरे साथ नहीं हुआ है। और घड़ी मुशाबत रखती है, लेकिन ये वो घड़ी नहीं और ना ही ये वो हाथ है। शादी करना तो अच्छी बात है, सुन्नत भी है, दीन का भी हुक्म है, ये कोई इशू नहीं है। तो जिसने की है उसने मना किया है कि नहीं बताओ नाम ना क्या? बाबा वो क्यों मना करेगा? वो पीपल्स पार्टी वाला अगर होगा ना तो पीपल्स पार्टी वाले मुर्समानू होते हैं, वो मना नहीं करेंगे, अच्छी बात है। शादी जो की होगी किसी ने तो वो खुद ही बता देगा, और को शादी की है तो छुपाने की बात तो है नहीं। मेरे ख्याल में कोई गुनाह का काम नहीं किया है। मैं समझता हूँ शादी की है तो अच्छी बात है, मगर मैंने नहीं किया। आप घड़ी तो आपने नहीं पहनी हुई हाथ में, ना ही अंगूठी पहनी हुई? घड़ी हमेशा मैं पहनता हूँ, अंगूठी नहीं पहनता। अच्छा, कि मैं किसी पे शक नहीं कर सकती हूँ। शादी करना कोई गुनाह नहीं है, अगर किसी ने किया है तो ठीक है, शक तो इस पे बनता ही नहीं। मैं उसको मुबारकबाद पेश करती हूँ। उनको चाहिए वो अपने दूल्हा का नाम खुद बता दे तो ज्यादा मुनासिब होगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ नाज़रीन। ब्रेक के बाद जब वापस आऊँगी तो घरेलू तशद्दुद के हवाले से एक बिल पास हुआ है और उस पर थोड़ा सा कंट्रोवर्सी का शिकार हो रहा है। क्यों, इस पर बात करूँगी ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ नाज़रीन आपको। गुज़िश्ता दिनों सेनेट में घरेलू तशद्दुद की ममानियत और तहफ़्फ़ुज़ का बिल कसरत राय से मंजूर हो गया, जिसके एक नुक्ते पर सोशल मीडिया पर खासी बहस हो रही है। कहा गया है कि तशद्दुद करने वाले शख्स को सज़ा के साथ साथ एक ट्रैकर भी पहनाया जाएगा। GPS सिस्टम के तहत उसकी निगरानी की जाएगी कि वो फिर दोबारा किसी को नुकसान न पहुँचाए। अगर इस ट्रैकर को उतारने की कोशिश की गई तो फिर कानून एक्शन में आएगा। तशद्दुद करने वाला खुद या उसके ज़मानती भी गिरफ्तार हो सकते हैं। इस पर बात करूंगी नाज़रीन, लेकिन इससे पहले मैं इस पर अवामी रिएक्शन भी दिखाना चाहती हूँ आपको। ये तो हुकूमत का एक बहुत अच्छा इक़दाम है कि औरतों के लिए भी कुछ सोचा गया है कि आए दिन थानों की चारियों में यही बातें होती हैं कि वह तशद्दुद करते हैं उनके शौहर, कि ये होगा कि उस वजह से उन्हें डर भी होगा कि अब हुकूमत ने सख्त कदम उठाया हुआ है तो ये मामलात जो हैं ये बहुत कम हो जाएंगे और फिर ये ख़त्म हो जाएंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत आला, बहुत अच्छा ये निकाला है कानून। अगर ऐसा हो तो सारे मर्द जितने आज़ाद जो अपने बीवी पर जुल्म तशद्दुद करते हैं वो लेडीज़ बहुत खुश हो जाएगी। माशाल्लाह माशाल्लाह, वेल एंड गुड। मुफ्तियान हज़रात जो है ना उसको बिल को अगर पास करते हैं तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। हम तो अवाम है, अगर हमें मुफ्ती हज़रात जो कहते हैं कि हाँ ये सही है और ये शरई तौर पे इसमें कोई कबाहत कोई नहीं है तो फिर तो मतलब ये पास हो जाना चाहिए। ये तो बहुत अच्छी बात है। और इस तरीके से बीवी पे तशद्दुद करना, और वो मर्द ही नहीं है जो बीवी पे तशद्दुद करता है, ठीक है। और रहा बात कि अच्छा है फैसला, अगर ये सेनेट ने निकाला है तो बहुत अच्छा फैसला है। बीवी के ऊपर अगर तशद्दुद किया जाता है तो मेरे ख्याल से यही होना चाहिए कि उसको पहले कोर्ट की कचहरी में खींचना चाहिए, फिर हाथ की हथकड़ियाँ लगवानी चाहिए। ऐसे मर्द को सज़ा मिलनी चाहिए ज़रूर। चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती काउंसिल क़िबला अयाज़ साहब प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी क़िबला अयाज़ साहब। सर, घरेलू तशद्दुद के ख़िलाफ़ इस तरमीमी बिल पर जमात इस्लामी और JUI का एतराज़ है सर कि इसे इंसानी हुकूक कमेटी के बजाय मजहबी उमूर कमेटी के सुपुर्द किया जाना चाहिए था और इस पर इस्लामी नज़रियाती काउंसिल से राय ली जाए। क्या इस पर आप लोगों से कोई मुशावरत नहीं की थी सर हुकूमत ने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपने बहुत अहम सवाल पेश किया। हमारे पास ये बिल बाकायदा तौर पे तो नहीं भेजा गया था, लेकिन हमारे एक मेंबर ने इसकी कॉपी हासिल की थी और हमने इसको डिस्कस किया था। हमने इसकी बेहतरी की कुछ तजावीज़ दी थी, लेकिन उन तजावीज़ को वजारत कानून ने तस्लीम नहीं किया और बिल इसी तरीके से पास हो गया। तो अब ये है कि ये इस्लामी नज़रियाती कौंसिल इसमें इस लिहाज से मुकम्मल तौर पे ऑन बोर्ड तो नहीं है, लेकिन बहरहाल हम इसका मुताला कर जी। क़िबला अयाज़ साहब, वो जो कुछ बेहतरी के पॉइंट्स नुकात आप लोगों ने दिए थे वो बता सकते हैं सर? जी बिल्कुल। हमने ये कहा था बुनियादी तौर पे इस्लामी नज़रियाती कौंसिल का नुक्ता नज़र ये है कि ऐसे मामला जो हैं ये एक बेहतर शऊर के ज़रिए इनको रोका जा सकता है और कानून साजी के ज़रिए इस किस्म के मामलात के अंदर बेहतरी के इम्कानात कुछ ज़्यादा नहीं होते। तो हमने इस हवाले से हमेशा ये कोशिश की है कि हम ये कहें कि निसाब के ज़रिए, मस्जिद व महराब के ज़रिए, उलमाए किराम के ज़रिए, खुतबात के ज़रिए इस हवाले से उमूमी आवाम शऊर बेदार किया जाए कि वो घर के अंदर एक बेहतर ताल्लुक रखें और जो हमारा ख़ानदानी निज़ाम है वो ख़ानदानी निज़ाम इंटैक्ट रहे और बेहतर रहे। अब इस बिल में कुछ ऐसी बातें हैं
कि जो कुरानी हवाले से जिस तरीके से एक बेहतर आइली निज़ाम की हमें तलकीन की गई है और हमें बताया गया है, शायद वो उस चीज़ का इस कदर ख्याल नहीं रखा गया। और उसमें अब ये है कि आप मुझे बताएं कि जब मियाँ बीवी के दरमियान मामलात हाथापाई तक आ जाएं और फिर अदालत तक आ जाएं और बाहर के लोग भी उसमें मुदाखलत शुरू कर दें, फिर दोबारा ये इम्कान जो है ये तकरीबन ख़त्म हो जाता है कि उनके दरमियान बेहतर ताल्लुकात कार कायम हों। तो ये कुछ मैं समझता हूँ कि एक टेंशन की कैफियत है। पुरानी जो तस्वर ख़ानदान है और जिस तरीके से अब कानून के जरिए ख़ानदान के निज़ाम को रखने की कोशिश की गई है, तो इसमें टेंशन की कैफियत तो बज़ाहिर नज़र आती है। सही। अच्छा क़िबला यासब सर, इस बिल में जो ये ट्रैकर लगाने वाली बात है ना सर, इस पर खासी कन्फ्यूजन है लोगों के जहनों में। किस संगीन स्टेज पर या किन जराइम के इर्तिकाब पर कसूरवार को सर ट्रैकर लगाया जाएगा, और क्या ये ट्रैकर लगाने वाली बात सर शरीयत से मुतसादिम है अया साहब? देखिए, इसमें बुनियादी तौर पे हमने ये देखना है कि ये जो इक़दाम तजवीज़ किए गए हैं, आया ये ख्वातीन के लिए एक बेहतर मुआशरत और एक बेहतर आइली माहौल बनाने में मुमकिन हो सकते हैं, या इसकी वजह से ख्वातीन के लिए और भी प्रॉब्लम पैदा हो जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि इस सिलसिले में एक इल्मी और अमली मश्क करने की ज़रूरत है। ऐसी एक फिक्री नशिस्त इस पर होनी चाहिए थी, हमारे साथ एक भरपूर मुशावरत होनी चाहिए थी। मुझे खतरा है कि कहीं ऐसा ना हो कि इसके बाद ख़ानदानी निज़ाम जो है वो शिकस्त और रेख्त का शिकार होना शुरू हो जाए, और जो हम सब की ख्वाहिश है कि एक बेहतर ख़ानदानी निज़ाम का क़याम अमल में लाया जाए, वो चीज़ नजरों से उजल आया सब आसानी हो जाएगी सर हमारे नाजरीन के लिए, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि अगर मुफ्तियान कराम उलमा कराम इसको पास कर देंगे तो हम हमारी तरफ से होगा सर। ये तो आप ऐसा कह रहे हैं कि शरीयत से मुतसादिम नहीं है, लेकिन ख़ानदानी निज़ाम इससे तबाह हो सकता है सर, ये कह रहे हैं आप? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये चीज़ जो है ये तो शरीयत के मुताबिक भी नहीं है। कुरान पाक में एक बेहतर निज़ाम के लिए कुछ मदारिज बयान किए गए हैं, इसमें एक बेहतर वाज का मतलब ये है कि अंडरस्टैंडिंग एक दूसरे के दरमियान पैदा करने की कोशिश की गई है। एक ये भी किया गया है कि एक बेहतर ताल्लुकात कार के लिए कुछ वक्त के लिए जुदा हो जाए, यानी बिस्तरे अलग कर दिए जाएं। लेकिन एक बहुत ही अहम बात जो कुरान पाक ने बताई है वो ये है कि कुछ सालिस यानी मुसालहतकार सुलहकार बीवी की तरफ से, कुछ सुलहकार मर्द की तरफ से। ये बिल्कुल ठीक है क़िबला साहब, बिल्कुल ठीक है। यकीनन आपकी बात नाजरीन तक बिल्कुल पहुंच गई है, समझ भी आ गई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे। आगे बढ़ी हूँ नाजरीन, लगता है भारत को एक बार फिर ना चाय पीने का बड़ा मूड हो रहा है। जम्मू एयरबेस ड्रोन अटैक पुलवामा पार्ट 2 हो सकता है। भारत ने मकबूजा जम्मू में भारतीय एयरफोर्स स्टेशन पर मुबैना ड्रोन हमलों का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर धर दिया है। अब भारतीय मीडिया ने प्रोपेगेंडा मुहिम शुरू कर दिया है। भारतीय फौज भी अजब बावली हो रही है। एक तरफ तो पाकिस्तानी गुब्बारे और जासूस कबूतरों को पकड़ने के दावे करती है, दूसरी तरफ 2 ड्रोन एयरफोर्स स्टेशन पर हमला करके चले जाते हैं, उन्हें मालूम ही नहीं हो सकता या हो ही नहीं सका मालूम। भारतीय एयरफोर्स का दावा है कि इतवार की सुबह जम्मू एयरफोर्स स्टेशन के टेक्निकी इलाके में 2 धमाके हुए हैं। एक धमाके से एक इमारत की छत को नुकसान पहुंचा है, जबकि दूसरा खुले हिस्से में हुआ है जिससे कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। देखिए ज़रा इंडियन मीडिया क्या क्या ड्रामेबाजी कर रहा है। देखिए, ऐसे मुंह उठाकर पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम ना दाग दिया करें मोदी जी, वरना कुछ दिनों के बाद फिर आपके किसी एंकर और आपके वज़ीर दाखिला की चैट सामने आ जाएगी और पता चल जाएगा कि ये भी कारनामा करवाया किसने। अब इससे पहले भी तो पुलवामा अटैक के नाम से मोदी सरकार आप ड्रामा रचा चुके हैं, जिसमें 14 फरवरी 2019 को भारत ने अपने ही फौजियों की एक वैन पर हमला करवाया, 40 के करीब फौजी मारे गए। भारत ने फौरी तौर पर उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान के सर पर धर दिया और 2 हफ्तों के अंदर पाकिस्तान पर अटैक किया, और उस अटैक में भारत को ऐसी मुंह की खानी पड़ी कि आज तक हजीमत का सामना करना पड़ रहा है आपको। जबकि पाकिस्तान ने पुलवामा अटैक पर अफसोस का इजहार करते हुए तहकीकात में ताउन तक यकीन दहानी करवाई थी, खुद ऑफर की थी। लेकिन मोदी सरकार के दिल में चोर था, जो बाद में फिर साबित भी हुआ। एजाज अवान साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, दिफाई तजियाकार हैं सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। एक बार फिर सर आराम नहीं है भारत को। 2019 के बाद एक बार फिर वही उसी तरह का रिप्ले करने की कोशिश की जा रही है, वही अटैक, और फिर उसी तरह से पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम धर दिया गया सर। किरण, देखिए बात यह है कि हिंदुस्तान इस वक्त बहुत सख्त दबाव में है 4-5 वजह से।
पहली वजह यह है कि वो जो प्लेबिसिट के लिए मूवमेंट है अपने राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए, उसको 2 साल गुजर जाने के बावजूद वो सुप्रेस करने में नाकाम रहे हैं, जिसकी वजह से उन पर बहुत बड़ा दबाव है। दूसरी तरफ हट धर्मी है जिससे वो पीछे हटना भी नहीं चाहते। 9/11 के जो 5 अगस्त 2019 के इक़दाम हैं उनसे वापसी की बजाय वो अभी डीलिमिटेशन करके असम्बलियों में मुसलमानों की अक्सरियत ख़त्म करना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने एक इजलास बुलाने की कोशिश की जहां उन्होंने हुर्रियत की लीडरशिप को तो बाहर चला, कुछ पुराने लीडर्स को साथ मिलाकर कुछ उसको लेजिटिमाइज करने की कोशिश की, उसमें भी नाकामी हुई। खुद चाइना के बॉर्डर पर जो हालात हैं उन्हें 50,000 ट्रुप्स मजीद मूव करने पड़ गए हैं कश्मीर के अंदर और चाइना के बॉर्डर के ऊपर। और मुल्क के अंदर जो दबाव है गिरती हुई इकानमी का, कोरोना के फैलाव का और मुल्क के अंदर से जो आवाज़ें आ रही हैं, और जो अभी आपने एक शॉट सुनाया है कि खुद उनके अहलकार ये कह रहे हैं कि ये चेक पोस्टों से आदमी किसने उठाए थे, तो ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हिंदुस्तान की अजीत डोवाल स्ट्रेटजी का एक हिस्सा रहे हैं। उन्होंने पठानकोट में किया, उन्होंने उड़ी में किया, उन्होंने पुलवामा में किया, लेकिन मुझे यकीन है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कुछ करने की जुर्रत अभी नहीं करेंगे। वो बहुत सख्त दबाव में हैं अंदरूनी हालात की वजह से। तो अब वो अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए स्क्वाड कॉप्टर की बात कर रहे हैं। ड्रोन का एक तमाशा बनाया हुआ है। ये क्वाडोकॉप्टर है जो उनके हाथ में है, और क्वाडोकॉप्टर का न इतना रेंज होता है कि वो वहाँ जाएं, पाकिस्तान से कंट्रोल हों और जाके श्रीनगर एयरपोर्ट पे स्ट्राइक करें। ये बिल्कुल एक अहमकाना सोच है। ये उनका लोकल अपना रॉ का किया हुआ एक ड्रामा है जो चंद दिनों में एक्सपोज हो जाएगा। तो मैं इसको ज़्यादा अहमियत नहीं देता हूँ। नई जो बाशऊर लोग हैं या वो ममालिक जो इन चीज़ों पर नज़र रख रहे हैं, वो इस तरह के क्वाडोकॉप्टर और इसको ड्रोन अटैक समझने से या इसको रिकग्नाइज करने से बिल्कुल इज्तनाब करेंगे। एजाज साहब, आदत तो है ना सर, आदत तो है भारत की प्रोपेगेंडा करने की। अब ये बताइए सर कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बारे में खान साहब भी बार बार तस्करा करते रहे हैं, लेकिन अब जिस ऑपरेशन की तरफ भारत आ गया है तो मुझे तो नहीं लगता कि अब भारत कम से कम इस तरह की कोई जुर्रत कर सकेगा सर। नहीं, फॉल्स फ्लैग होता है अपने मुल्क के अंदर किया जाता है, इल्जाम दूसरे पे लगाया जाता है। जो हमारे मुल्क में आके वो कुछ करने की कोशिश करेगा वो फॉल्स फ्लैग नहीं है, वो वायलेशन होगी या सीज फायर की, या वो इंटरनेशनल बॉर्डर के अक्रॉस जुर्रत करेगा जो उसने एक दफ़ा की तो फिर उसको जवाब भी मिल गया। तो मैं नहीं समझता, फॉल्स फ्लैग अपने मुल्क के अंदर होता है। तो अपने मुल्क के अंदर वो रोज़ एक ड्रामा नया रचा सकते हैं और प्रोपेगेंडा के लिए इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगा सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कुछ करने से पहले वो 10 दफ़ा सोचेंगे इंशाल्लाह। सर बहुत बहुत शुक्रिया एजाज अवान साहब। प्रोग्राम में आपसे भारत क्या क्या कर रहा है और इस वक्त किस तरह के प्रोपेगेंडे का शिकार है और किस तरह से दिमागी हालत का शिकार है, हम उस पर बात कर रहे थे। आगे बढ़ी हूँ नाज़रीन। 20 जून को हॉक्सबे पर हादसे का शिकार होने वाले 38 साला नवीद को मुर्दा समझकर शहरी वीडियोज़ बना रहे थे। शायद नवीद हनीफ मर ही गया होता अगर एक नेक दिल फरिश्ता उसकी मदद ना करता। नवीद की जान कैसे बची, कौन था वो फरिश्ता, शाहनवाज कादरी की मेरे लिए ये स्पेशल रिपोर्ट है, इसीलिए आप लोगों को दिखा रही हूँ। देखिए। याद भी नहीं है कि मुझे किसने मारा है और मेरी बाइक स्लिप हुई है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मुझे तो होश भी नहीं था। तो बोला वो तो फिर भी पुलिस वाले ने जो है इंसानियत दिखाई। हॉक्सबे से माड़ीपुर गुलबाई की तरफ हम अपने ऑफिस की तरफ वापस आ रहे थे। रोड की साइड पर सही है एक मोटरसाइकिल जो है वो गिरी पड़ी थी और साथ ही एक नौजवान जो है वो औंधे मुँह पहली नज़र पड़ते ही मुझे महसूस हुआ कि शायद खुदा न खास्ता ये गुजर गया है। तो मैंने फ़ौरन अपनी गाड़ी साइड पे रोकी, नब्ज़ चेक की तो मुझे महसूस हुआ कि नब्ज़ चल रही है। उसके दिल पे हाथ रखा तो धड़कन महसूस हुई और इसी दौरान उसकी कुछ हरकत भी मुझे उसके जिस्म में महसूस हुई। मैंने एक लम्हा ज़ाया किए बगैर अपने जवानों की मदद से उसको उठाया सही है और अपनी गाड़ी की पिछली सीट पर लिटाया और मैं उसको लेके आगे बढ़ा के मैंने कहा किसी करीबी अस्पताल इसको पहुंचाऊं। ये तो इस दौरान जो ज़ख्मी था उसकी मोबाइल की फ़ोन की घंटी बजने लगी तो मैंने उसको अटेंड किया तो उसके किसी दोस्त का फ़ोन था। मैं उसको बताया कि भाई आपका दोस्त है, उन्होंने कहा आप इंतज़ार करें। मैंने कहा इंतज़ार करने का टाइम नहीं है, सही है मैं उसको अस्पताल मुंतकिल कर रहा हूँ। उन्होंने जो है मेरी जान बचा ली और दूसरी बात ये है कि मेरे बच्चे भी हैं पीछे। कम से कम उसने इंसानियत दिखाई। बाकी लोग जितने भी थे
और वो तस्वीरें खींचने में लगे हुए थे, वो वीडियो बनाने में लगे हुए थे। उस पुलिस वाले को ज़िंदगी दे, सेहत तंदुरुस्ती दे, जिसके दिल में अल्लाह ने रहम डाला, उसने एम्बुलेंस वाले को बुलाया और उसने हॉस्पिटल तक पहुंचाया। लोग जा रहे हैं, इसकी मूवी बना रहे हैं। एक इंसान गिरा हुआ है, आप लोग देख रहे हैं कि रोड पे उसका खून पड़ा हुआ है और वो बंदा पड़ा हुआ है, तुम जाके देखो तो सही। इंसानियत थोड़ी सी तो दिल में इंसानियत रखो, हॉस्पिटल तक पहुंचा दो। ये भी तो एक माँ का ही लाल होता है ना। तो प्रोग्राम का वक्त भी अपने इख्तिताम को पहुंचा है नाज़रीन। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे कल। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।